हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। थीम 10 को डिस्कस कर रहे थे हम लोग, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। यानी इस चैप्टर में हम बात करेंगे किस तरीके से जो कॉलोनियल रूल है उन्होंने गाँव में और जो कंट्री साइड है यानी जो मेन सिटी से हट करके जो एरियाज़ है किस तरीके से अपना रूल इस्टेब्लिश किया, इन चीज़ों को समझना है। और इसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स हैं, जैसे ज़मींदारी सिस्टम जिसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहा जाता है, इसे कंप्लीट समझा था। काफ़ी सारे जो अन्य एस्पेक्ट्स हैं ज़मींदारी सिस्टम के उसे हम आज देखेंगे, क्योंकि बहुत ही एक तरीके से आप कह लें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा लार्ज टॉपिक है। और इसे समझने का तरीका अगर अच्छे से ना पता हो तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, कंसेप्चुअल नेचर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये सब मुख्य बातें ध्यान में होंगी। जैसे हमने ये समझा कि ज़मींदार की जो कैटेगरी दी गई ज़मींदारी सिस्टम के तहत, वो जो किंग्स थे या जो पैटी रूलर्स थे उनके साथ ही एग्रीमेंट करके दी गई। और क्या था सबसे खास बात, वो ये था कि जो रेवेन्यू डिमांड है वो फिक्स्ड हो गई, इसलिए नाम दिया गया परमानेंट, क्योंकि जो फिक्स है, जो परमानेंट है वैल्यू, वही रहेगी, वही टैक्स रहेगा, चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा लेक्चर को, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, सवाल ये उठता है, जैसे कि हमने देखा था लास्ट के लेक्चर में, कि जो ज़मींदार हैं, काफ़ी सारे ज़मींदार खास करके बर्धमान के, उनके जो लैंड्स हैं उनकी ऑक्शनिंग की जा रही थी, नीलामी की जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये कहा गया कि ये जो लैंड्स हैं उनकी ऑक्शनिंग की जाएगी, क्योंकि आपने जो भी टैक्सेज या जो भी पेमेंट्स फिक्स की गई है कि इतने पैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को देने हैं, वो चुकाने में ये वर्धमान के जो ज़मींदार है ये असमर्थ रहे। अब क्या वजह रही, क्यों ज़मींदार पेमेंट्स डिफ़ॉल्ट करते हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे। ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये है ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे हैं ज़मींदार। ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना है ज़मींदार को कि आप टैक्सेस लाइए लैंड से कलेक्ट करके, और परमानेंट फिक्स कर दी गई है वैल्यू, मान लीजिए 10,000 है या 100 है, तो ये वैल्यू फिक्स है, इतना ही पैसा देना है, चेंजेस इसमें नहीं किए जाएंगे। और इसके पीछे का रीज़न भी हमने समझा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद ये था कि जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट ज़मींदार को मिल रहा है, जो भी रेवेन्यू में एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, उन चीज़ों को ये ज़मींदार लैंड के डेवलपमेंट में लगाएंगे, बाकी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, असली हकीकत, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इन चीज़ों को भी हम समझेंगे। तो फिलहाल ये बात उठता है कि ज़मींदार जो है ये पेमेंट चुकाने में असमर्थ क्यों रहे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्हें लगा कि जो फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड है उससे ज़मींदार को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी कि हाँ, बस इतने ही पैसे देने, बाकी पैसे हमारे पास बचेंगे, और इस कारण से वो मोर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फेल्योर्स के क्या क्या रीज़न थे? पहली चीज़ कि जो फिक्स की गई थी वैल्यू वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द बेनिफिट्स, जो कुछ भी वहाँ से ज़मीन से वैल्यू निकल करके आए, लैंड से वैल्यू निकल करके आए, ये जो पैसे देने थे ईस्ट इंडिया कंपनी को वो बहुत ज़्यादा था। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ज़मींदार को हो नहीं रहा था, इवन लॉसेस भी कई बार देखने को मिल रहे थे। क्यों? तो उसका रीज़न भी वही है, देख लीजिए। डिमांड फिक्स था और बहुत बार लगता था कंपनी को कि जो ज़मींदार है वो किसी तरह की बेईमानी कर रहे हैं, और जो पैसे जो भी हमने फिक्स रखा है उसे ये चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं। तो कंपनी को वही लगा कि अभी तो हम जो भी हमने रेवेन्यू फिक्स किया है उसे तो हम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट है। तो इनके मन में ये आया, ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में, तो ऐसे तो ज़मींदार काफ़ी सारा मुनाफा करेंगे और हमारा तो ये नुकसान है। तो यही एंटिसिपेटेड लॉस, यानी जो अंदाज़ा लगाया इन्होंने कि हाँ हाँ इतना रेवेन्यू निकल कर के आएगा, ज़मींदार काफ़ी ज़्यादा पैसा अपने पास रख लेंगे, हमको बस एक फिक्स्ड अमाउंट पकड़ा दी जाएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस होगा। तो इसी लॉस की भरपाई करने के लिए इन्होंने रेवेन्यू को ही बहुत ज़्यादा रखा। वेरी हाई रेवेन्यू वॉज डिमांडेड फ्रॉम द ज़मींदार बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एज पर द ज़मींदारी सिस्टम। और इसके क्या हवाला दिया गया? तो जब ज़मींदार ने इस बात का, आप एक तरीके से कह लें, विरोध किया या जो कुछ भी बातें रही, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा कि अभी आपको ये वैल्यू भले ही ज़्यादा लग रही है, बट जैसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा, एक्सपेंड कर जाएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन निकल कर के आएगा खेतों से, तो उस टाइम पे आपको ये बर्डन काफ़ी कम लगने लगेगा। रैयत का मतलब समझ लीजिए, रैयत का मतलब होता है किसान, पीजेंट्स। और ये जो रैयत है, ऐसे तो इस तरीके से लिखा जाना चाहिए रैयत, लेकिन जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स हैं
ब्रिटिश रिकॉर्ड्स हैं उनमें RYOT यानी रियोट का यूज़ किया गया है। और ये जो रियोट्स होते हैं यानी ये जो किसान होते हैं ये डायरेक्टली लैंड को कल्टीवेट नहीं करते थे बल्कि लीज आउट करते थे अंडर रियोट्स के तहत। यानी आप एक तरीके से ज़मींदार भी कह सकते हैं इन्हें कि खुद से ना खेती कर रहे हैं बल्कि जो भी लैंडलेस एग्रीकल्चरल हैं और जो भी किसान हैं उनसे खेती करवाई जा रही है। ये है रियोट का मतलब। और भी रीज़न समझते हैं कि जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फिक्स्ड अमाउंट थी, फिक्स्ड रेवेन्यू था, वो चुकाने में असमर्थ क्यों रहे। तो दूसरा रीज़न ये है कि जो हाई डिमांड मांगा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो 1790s में एक तरीके से आप कह लें कि हाई डिमांड इम्पोज किया गया। उस टाइम पे क्या था कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहे थे वो काफ़ी कम हुए थे। इस कारण से ये जो रेयोट्स हैं, जो किसान हैं या जो ज़मींदार हैं, बेसिकली किसान नहीं ज़मींदार, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। क्या मुश्किल हो गया कि रेयोट्स जो है ये ज़मींदार को अपने ड्यूज चुकाएं। अब रेयोट्स जो हैं उनका बेनिफिट कम है तो ये ज़मींदार को खुद ही कम पैसे दे पाएंगे। अब ज़मींदार का ही कलेक्शन कम होगा तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पैसे चुकाने में असमर्थ रहेंगे। तीसरा देखिए, रेवेन्यू इनवेरिएबल था। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर है वो हैविली मानसून डिपेंडेंट है और पहले के टाइम में अगर आज से हम देखें लगभग 1790s के टाइम पे, तब तो सारा खेल ही आप कह लें मानसून पे, बारिश पे डिपेंड करता होगा। तो उस टाइम पे क्या है कि कभी फसलें तो ज़्यादा होती थी बट कई बार लॉसेस देखने को मिलते थे। तो वैसे केस में चूंकि रेवेन्यू इनवेरिएबल थी यानी फिक्स्ड थी बट जब खेती हुई नहीं किसी साल, बारिश की कमी के कारण, सुखाड़ के कारण, अकाल के कारण, वेरियस रीजंस हो सकते हैं, तो वैसे केस में क्या होता था कि ज़मींदार के पास ही कलेक्शन ना के बराबर होता था। तो वैसे केस में भी जो रेवेन्यू डिफॉल्ट देखने को मिलता था। अगला रीज़न देखिए, एक रूल बनाया गया, नाम है सनसेट लॉ। सनसेट लॉ में क्या था कि जो सूर्यास्त हो रहा है यानी जब सनसेट हो रहा है उससे पहले तक रेवेन्यू आपको दे देना है। अगर आप अगले दिन देते हैं या फिर देने में देरी होती है तो क्या होगा, ऑक्शनिंग होगी, जैसा कि हम देख रहे हैं बर्धमान में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं तो देखिए क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदार के पावर को घटाने की हर संभव कोशिश की। कैसे पावर, तो देखिए ज़मींदार जो है ये खुद की आर्मी रखते थे जैसा कि हमने देखा था, और ये जो ट्रूप वगैरह रखे जा रहे थे ज़मींदार के द्वारा इन सबको डिसबैंड कर दिया गया, हटा दिया गया। ये कचहरी यानी कोर्ट वगैरह भी खुद के रखते थे जिसमें जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, जो पेटी इशूज़ हैं और जो भी ज़मींदारी से एसोसिएटेड झगड़े हैं, इन चीज़ों को ये सुलझा सके, और इन चीज़ों को भी डिसबैंड कर दिया गया, या अगर डिसबैंड नहीं किया गया तो इन कोर्ट्स को कलेक्टर के सुपरविज़न में ला दिया गया। अब आप खुद से सोचिए कि इन चीज़ों को यानी ज़मींदार के पावर को घटाने के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या मंशा रही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहती थी कि ज़मींदार का इन्फ्लुएंस बढ़े। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, चाहे आप कह लें रिवोल्ट का अंदेशा हो, या फिर आप कह लें कि एक तरीके से सारे ज़मींदार यूनाइट होकर के कि अब हमें ये परमानेंट सेटलमेंट नहीं एग्री रखना है। बहुत तरह के रीज़न यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, बट हमें सिर्फ ये समझना है क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली सबड्यू कर रही थी ज़मींदार के पावर्स को। तो ये रेंट कलेक्शन जो है ये पेरेनियल प्रॉब्लम बन गया। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले, और वही बात है बैड हार्वेस्ट वगैरह के कारण या फिर जो लो प्राइसेस हैं, कई बार ज़्यादा भी प्रोडक्शन हो गया तो हमें पता है कि उस चीज़ की वैल्यू मार्केट में घट जाएगी। लेट सपोज अगर 100 हेक्टेयर का प्रोडक्शन होता था चावल का तो प्राइसेस सही रहते थे, बट 100 की जगह पे अगर 500 हेक्टेयर हो जाए तो डेफिनेटली जो राइस की प्राइसेस हैं वो घट जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में भी रेवेन्यू लॉसेस होंगे। किनको, ज़मींदार को। और जब ज़मींदार को रेवेन्यू लॉसेस होंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो भी परमानेंटली वैल्यू फिक्स की गई थी वो नहीं चुका पाएंगे। तो वैसे केस में क्या होगा, अगेन यहाँ पे ऑक्शनिंग की जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, क्योंकि ये तो बिल्कुल आप कह लें कि एक रूल पे चल रहे थे, सनसेट लॉ, कि मतलब शाम सूर्यास्त होने से पहले आपको जो है वो रेंट और जो परमानेंटली फिक्स रेवेन्यू है वो ला करके देना है, अदरवाइज ऑक्शनिंग की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये तो रीजंस जो है ये इंपॉर्टेंट थे ही, क्यों, किस कारण से जो रेवेन्यू है वो नहीं दिया जा रहा था कई बारी, तो इस चीज़ को हमने समझा ना। बात करेंगे जोटेदार की, जोटेदार का शाब्दिक अर्थ क्या है इस चीज़ को समझेंगे। और इसके बाद दोस्तों देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से जमींदारी सिस्टम के भी दो पहलू थे। पहली पहलू को हमने समझा कि जो जमींदारी सिस्टम है ये जमींदार के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करता है, यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो जमींदार को लॉसेस देखने को मिल रहे हैं जिस कारण से उनकी ज़मीनों की ऑक्शनिंग हो रही है जिन पर उन्हें पहले मालिकाना हक दिया गया था। लेकिन दूसरे केस में हम देखें, यानी सिक्के के दूसरे पहलू में हम देखें तो हमें जोटेदार्स का उदय देखने को मिल रहा है। जोटेदार्स क्या हैं,
एक वर्ड में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, ध्यान से समझिएगा इसे, तो मैं कह रहा हूँ इसे रिच जमींदार। जोटेदार को मैं कह रहा हूँ रिच जमींदार, यानी वैसे जमींदार जिन्होंने काफ़ी सारा मुनाफा लिया है इस सिस्टम के थ्रू। अब ये ऐसा क्यों हुआ, जोटेदार और जमींदार में क्या डिफरेंसेस है, इन चीज़ों को हम समझते हैं। काफ़ी सारे सवाल यहाँ से देखने को मिले हैं, अभी हम उन क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें जमींदारी सिस्टम की तो काफ़ी सारे क्राइसिस देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे रिच पीजेंट्स का जो ग्रुप है ये अपने पोजीशन को कंसोलिडेट करने में कामयाब होता है और इन्हें हम जोटेदार कह रहे हैं। अब देखिए, कुछ जैसे एक फ्रांसिस बुकैनन थे, उन्होंने सर्वे किया। कहाँ सर्वे किया, तो नॉर्थ बंगाल जो है उसे दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया, और इसमें यह देखा गया इनके द्वारा कि जो रिच पीजेंट्स हैं जिन्हें जोटेदार कहा जा रहा है उनके बारे में इन्होंने बताया। किसने, बुकैनन ने। अब इनका क्या कहना था कि जो जोटेदार हैं इन्होंने वास्ट एरिया ऑफ लैंड को एक्वायर किया है, यानी इनके पास काफ़ी बड़ी ज़मीनें हैं और कई बार तो ये हज़ारों एकड़ में है। अब आप समझ सकते हैं जोटेदार के क्या पावर है, कई बार इनके पास हज़ारों एकड़ में ज़मीनें देखने को मिलती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग है, इतनी बड़ी इनकी ज़मींदारी है, तो जो भी मनी लैंडिंग होगी या जो भी लोकल ट्रेड होगा या जो पुअर कल्टीवेटर्स हैं जो बिल्कुल खेती करके ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उन चीज़ों पर भी इनका काफ़ी ज़्यादा दबदबा देखने को मिलेगा। किनका, जोटेदार का। तो आई होप अब आपको जोटेदार का मतलब समझ में आ गया। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए कि जोटेदार क्या है, तो रिच पीजेंट्स कह ले आप या रिच जमींदार कह सकते हैं। तो जो लार्ज पार्ट है इनके लैंड का कौन कल्टीवेट करेंगे, क्या ये खुद से करेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंसेप्ट से समझ सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब ये इतने ज़्यादा अमीर हैं, इनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं, तो अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए कि ये लैंड को खुद से कल्टीवेट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात होगी। इनका लैंड जो कल्टीवेशन है ये शेयर क्रॉपर के द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें हम अधियार या बरगदार्स कहते हैं। अब देखिए, ये दो टर्म्स आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो भी आपको वर्ड मिल रहे हैं, देखिए वर्ड्स का खेल है, अगर आप उन वर्ड्स की एक डायरी बना करके चलेंगे और टाइमली रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे इस डिफिकल्ट सेक्शन से भी। अधियार और बरगदार कौन है, तो ये शेयर क्रॉपर्स हैं जो रिच पीजेंट्स यानी जोटेदार के खेतों में काम करते हैं। अब देखिए, ये काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें, सारी मेहनत इनकी है, तो 50% प्रोड्यूस अधियार के पास जाएगा, 50% जिनकी ज़मीनें हैं यानी जोटेदार के पास। ये सिस्टम आज भी गाँव में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कि जो 50% वाला है जो वर्क करते हैं लैंड में या जिनकी ज़मीनें होती हैं, इस तरीके से कई बार देखने को मिलता है। अब आप बताइए, एक गांव के अंदर जो जोटेदार हैं और जो ज़मींदार हैं, किनकी पावर ज़्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, जोटेदार की। हज़ारों एकड़ ज़मीनें इनके हाथों में हैं। अब देखिए, जो ज़मींदार हैं ये अर्बन एरियाज़ में कई बार रहते हैं। जनरली ये अर्बन एरियाज़ में अपना घर बनाते हैं और अर्बन एरियाज़ में ही रहते हैं, जबकि जो जोटेदार हैं ये विलेजेस में रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास ताकि डायरेक्ट कंट्रोल ये एक्सरसाइज कर सके और डायरेक्ट कंट्रोल के थ्रू लॉ, पॉलिसी, बाकी सारी जो भी चीज़ें उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही होंगी, उन चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सके, कंट्रोल कर सकें। कई बार जो जोटेदार हैं, ये जो ज़मींदार जब टैक्सेस वगैरह, जामा, देखिए जामा वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो भी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होती है उसे हम जामा कहते हैं। तो जब भी जामा ज़मींदार के द्वारा इंक्रीज़ किया जाता था गाँव में, तो इसका विरोध किया जाता था जोटेदार के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये तो रिच पीजेंट्स है ना, इस वजह से। इसके बाद देखिए, कई बार ये भी देखने को मिल रहा है कि मोबिलाइज्ड रोड्स हु वर डिपेंडेंट ऑन देम एंड डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द जमींदार, यानी ये अपना पावर एक्सरसाइज करने के लिए कई बार जो है ये कंसोलिडेट करते हैं, जमा करते हैं सभी रोड्स को जो खेती कर रहे हैं, और उनसे कहते हैं कि अभी पेमेंट नहीं देना है ज़मींदार को और इस चीज़ में डिले करना है। कई बार जो है वो देखने को मिलता है कि जो ज़मींदार के एस्टेट्स हैं, इन्हें ऑक्शन जब किया जा रहा है तो ये जोटेदार ही खरीदने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी रिच होते थे, हज़ारों एकड़ इनके पास ज़मीनें होती थी। ज़मींदार जब ऑक्शनिंग में फेल हो जा रहे हैं, यानी वो जब रेवेन्यूज़ नहीं चुका पा रहे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो जोटेदार उन ज़मीनों को खरीद लेते थे। नॉर्थ बंगाल वाले रीजन में ये काफ़ी पावरफुल थे। दूसरे शब्दों में इन्हें हौलदार भी कहा जाता था। जॉर्ज चिनेरी नाम के एक पेंटर थे जो भारत में 23 साल रहते हैं, और इन्होंने पेंटिंग करी है जिसमें जोटेदार के बारे में दिखाया है कि जोटेदार के घर कैसे होते थे। ये है वो पेंटिंग, ये वाली। ये डायग्राम
कंप्लीट क्लैरिटी लेके आएगा, इससे बाहर आपको कुछ नहीं समझना है। देखिए हम बात कर रहे हैं जमींदार की, तो जमींदार रेस्पॉन्सिबल थे रेवेन्यू देने के लिए, किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद जो रेवेन्यू डिमांड है, जिसे जामा कहा जा रहा है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे और कई बार जामा इंक्रीज भी किया जाता था जमींदार के द्वारा। इस पर कोई मनाही नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं रोका था कि जमींदार को कितने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, वो जितनी मर्जी उतना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, बस उन्हें फिक्स अमाउंट ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। प्रत्येक जो विलेज के रोड होते थे वो जमींदार को रेंट देते थे। जोटेदार जो है ये लोन्स देते थे बाकी रोड्स को, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिच थे। ये जो रोड्स ये कल्टीवेट करते थे लैंड्स को, और इसके बाद अंडर रोड भी देखने को मिलते थे जो कि रोड्स के अंदर होते थे। इसके बाद अंडर रोड जो है ये रोड्स को रेंट देते थे। यानी ये डायग्राम इनफ है समझाने के लिए। देखिए अंडर रोड्स रिस्पॉन्सिबल है रोड को, और रोड जो है वो जमींदार को। जमींदार क्या करते हैं? न्यूमरस विलेजेस को कंट्रोल करते हैं। वहाँ से जामा, देखिए मैं वही वर्ड यूज़ करूँगा जो वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जामा जो है ये कलेक्ट करते थे और इसके बाद कंपनी को देते थे। इसी तरीके से हमें जोटेदार की एग्जिस्टेंस देखने को मिल रही है, जो एक रिच फार्मर है, एक रिच पीजेंट है, रिच रोट आप कह सकते हैं। और इसके अलावा चूंकि ये काफ़ी रिच है तो ट्रेडिंग में, मनी लेंडिंग में, इन चीज़ों में भी इनका वर्चस्व देखने को मिलता था। दोस्तों उम्मीद है आपको इन चीज़ों को पढ़ करके काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। और देखिए जब हम इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझेंगे तो डेफिनेटली एक तो इंटरेस्ट डेवलप होगा, और एक बार जब इंटरेस्ट आपका डेवलप हो गया किसी भी विषय में तो फिर आप उसे और डीपली पढ़ेंगे, और फिर डेफिनेटली जो है वो आपकी नॉलेज बेस बहुत ही बेहतरीन होगी। देखिए अब हम बात करते हैं जमींदार के रजिस्ट की। तो जमींदार के पास क्या थे? प्रॉब्लम्स थे। क्या प्रॉब्लम्स थे? वही प्रॉब्लम्स थे कि ये लैंड डिफ़ॉल्ट, रेवेन्यू डिफ़ॉल्ट देखने को मिल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, चुकाने में कई बार असमर्थ है। लेकिन यहाँ पे क्या कैच है कि जमींदार ने भी नया हथकंडा निकाल लिया था, और वो क्या था इसे समझते हैं। देखिए जो जमींदार की अथॉरिटी थी रूरल एरियाज़ में, ये कोलैप्स नहीं करती है, भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कितनी भी ऑक्शनिंग की गई हो। इसे समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मांगा जा रहा था, और ये कई बार जो ऑक्शनिंग वगैरह देखने को मिल रही थी, इस प्रेशर से बचने के लिए जमींदार ने कई हथकंडे निकाले। पहला हम समझेंगे क्या स्ट्रेटजीज थी। पहला था फिक्सिशियस सेल, यानी नकली सेलिंग की एक स्ट्रेटजी देखने को मिल रही थी। अब ये कैसे वर्क करता था इसे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो जो बर्दवान के राजा थे, सबसे पहले इन्होंने अपनी ज़मींदारी को ट्रांसफ़र कर दिया अपनी माँ के नाम, कि जो पेपर भी, जो भी कागजी कार्रवाई हो रही थी उन सब में अपनी माँ का नाम इन्होंने लिखा। किन्होंने? राजा बर्दमान ने। क्यों? क्योंकि कंपनी का ये रूल था कि जो वुमेन की प्रॉपर्टी है ये नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा टेकन ओवर यानी ले ली जाएगी। यानी भले ही कुछ भी हो, ऑक्शनिंग हो या कुछ भी हो, ये जो फीमेल के नाम पर जो ज़मीनें हैं, वुमेन के नाम पे जो प्रॉपर्टी है, इस चीज़ को कब्जा नहीं किया जाएगा कंपनी के द्वारा। सेकंड मूव क्या लिया गया इनके द्वारा कि इनके एजेंट्स ने मैनिपुलेट किया ऑक्शंस को, यानी काफ़ी सारी आप कह लें कि मैनिपुलेशन देखने को मिली। जो रेवेन्यू डिमांड था कंपनी का, ये डेलिबरेटली विथहोल्ड यानी जानबूझ करके रोक दिया गया रेवेन्यू डिमांड को, और काफ़ी सारे अनपेड बैलेंसेस जमा हो गए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हमने जो परमानेंट वैल्यू फिक्स करी है जमींदार के लिए, वो ला करके दीजिए। जमींदार ने ये कहा कि अभी जो है ये कलेक्शन हुआ नहीं है, और हम एक ही साथ आपको सारे जो भी टैक्सेस हैं या सारा जो भी कलेक्शन है वो देंगे। बट देखिए ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे यहाँ पे मैनिपुलेशन देखने को मिले। पहला तो ये कि जब ऑक्शनिंग वगैरह हो रही है तो ज़मींदार के जो लोग हैं वही प्रॉपर्टीज़ को खरीद रहे हैं। कब? ऑक्शनिंग के टाइम पे, और इससे आउट बिडिंग कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। आई नो ये काफ़ी डेप्थ है, एग्जाम में इतना डेप्थ वो पूछेंगे नहीं, बट फिर भी अगर आप समझ लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑक्शनिंग। यहाँ पे हैं बिडर्स जो नीलामी के दौरान बोली लगाते हैं ना, 1,000, 10,000, 20,000, बढ़ते बढ़ते वो लाखों तक जाते हैं। तो क्या हो रहा है, जिनको एक्चुअल में खरीदना है, लेट सपोज उन्होंने कहा 1,00,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जमींदार के ही लोग हैं वो कह रहे हैं हम 1,10,000 देंगे। फिर ये जिन्होंने एक्चुअल में खरीदना है वो कह रहे हैं हम 2,00,000 देंगे। तो फिर यहाँ पे जो ज़मींदार के लोग हैं वो कह रहे हैं हम 2,50,000 देंगे। बट इन्हें पता है कि हम तो एक्चुअल में ज़मीनें खरीदने वाले हैं नहीं। इस तरह से वैल्यू को काफ़ी बढ़ा देते थे ये। अब ऑब्वियस सी बात है, एक टाइम ऐसा आएगा जब जिनको एक्चुअल में खरीदना है उन्हें लगेगा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। जिनको खरीदना है भाई 20 लाख में, 30 लाख में, वो खरीद ले, हम तो यहाँ से निकलते हैं।
तो ऑब्वियस सी बात है, फिर जमींदार के लोग उस पर्टिकुलर ज़मीन को खरीद लेंगे जो खुद जमींदार की ज़मीन थी। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या परचेज मनी वो पे करेंगे। अब दुनिया भर के वो वैल्यू बता दिए हैं, तो कहाँ से वो उतना पे कर पाएंगे। तो ये परचेज मनी कभी पे नहीं की जाती थी। अब जब परचेज मनी दी नहीं जा रही है तो दोबारा ऑक्शनिंग होगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी ना किसी को तो सेल करना है ना वो ज़मीन, ताकि वो वहाँ से ज़मींदारी टैक्सेस कलेक्ट कर सके। तो फिर दोबारा वही खेल चलता था जो पहले हुआ। तो लास्ट में थक हार करके कंपनी जो है वो एस्टेट को पुराने ही ज़मींदार को पुराने ही दाम में बेच देती थी। अब जमींदार जो है ये फुल रेवेन्यू डिमांड को कभी देते नहीं थे। कंपनी अनपेड बैलेंसेस से रिकवर कर नहीं पाती थी, जो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे। ऐसे ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। 1793 से 1801 में 4 जो बड़े ज़मींदार थे बंगाल के, जिसमें बर्धमान के भी शामिल है, इन्होंने बेनामी परचेज किया। बेनामी परचेज क्या होता है? बेनामी यानी एनोनिमस, जिसका नाम ना हो। तो ये एक हिंदी का टर्म है, और यहाँ पे बात की जा रही है एक फिक्सिशियस ट्रांजैक्शन की, यानी एक नकली ट्रांजैक्शन की, या फिर आप कह लें इनसिग्निफिकेंट पर्सन को जब ट्रांजैक्ट कर दिया जाता है, जबकि जो रियल बेनिफिशियरी है, यानी असल में जिन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, उस वैल्यू को लिया है, उनका नाम गुमनाम रहेगा, दूसरे के नाम पर यहाँ पे संपत्ति खरीदी जाएगी। और भी कई तरीके थे, जैसे ये समझ लीजिए, मान लीजिए ज़मींदार जो है उनकी ऑक्शनिंग हुई उनकी ज़मीनों की, कोई दूसरा पर्सन आकर के खरीद लिया। तो ज़मींदार के पास, जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ लोग होते थे जो आर्मी के जैसा, छोटी मोटी आर्मी के जैसा वर्क करते थे, जिन्हें लाठियाल कहा जाता था। लाठियाल नाम से समझ सकते हैं, इनके पास क्या होता होगा, लाठी होती होगी, ठीक है। तो ये ज़मींदार के स्ट्रॉन्ग मैन के जैसा वर्क करते थे। ये जो लाठियाल होते थे ये पहुँच जाते थे नए ज़मींदार के पास, क्या करने, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि जो रेवट्स हैं ये रजिस्ट कर रहे हैं आउटसाइडर की एंट्री को, यानी जो नया ज़मींदार आ रहा है उन्हें ये रेवट्स किसान जो काम करेंगे वो भगा रहे हैं, क्योंकि एक सेंस ऑफ लॉयल्टी ये दिखा रहे हैं कि एक सेंस ऑफ लॉयल्टी है हमारी पुराने ज़मींदार के साथ, और हम उनके साथ खड़े रहेंगे, सुख और दुख में हम उनकी प्रजा हैं। सो अब ये क्वेश्चन मैं आपको सौंपता हूँ। देखिए क्या कहा जा रहा है, परमानेंट सेटलमेंट का क्या कंसेक्वेंस रहा रूरल सोसाइटी में। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ये कहा जा रहा है कि ज़मींदार ने इन्वेस्ट किया कैपिटल और एंटरप्राइज को, ताकि वो ब्रिटिश के जो योमेन का मतलब गुड फार्मर्स, इनकी जो स्ट्रैटेजी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, फार्मर्स को रिच करवाना है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट करेंगे कौन? ज़मींदार। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, क्योंकि वैल्यू फिक्स है, रेवेन्यू फिक्स है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो रिच पीजेंट्स है, जिन्हें जोटेदार कहा जा रहा है, ये सक्सेसफुल हुए अपना पोजीशन कंसोलिडेट करने में। तीसरा ये कहा जा रहा है रेवट्स काफ़ी प्रॉस्परस हुए, क्योंकि फिक्स रेवेन्यू उन पे लगाया गया। चौथा ये कहा जा रहा है कलेक्टेड का जो सिस्टम है ये कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि अगर ज़मींदारी जब फेल हो गई तो, ऐसी कोई बात नहीं देखने को मिली। फेल हुई तो क्या हुआ, ऑक्शनिंग थी ना, ये कोई इन्वेस्टमेंट था नहीं, प्रॉब्लम थी, हमें पता है क्या थी। ये वाला आंसर सही है। जोटेदार के बारे में हमने देखा, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बेहद आसान सवाल आपको लगा होगा कि हाँ जोटेदार जो है, जो कि रिच पीजेंट्स है, ये सक्सेसफुल हो जाते हैं अपना पोजीशन विलेज में ऑक्यूपाई करने में। और भी देखिए काफ़ी सारे सवाल हैं, बट एक बार जब ये चैप्टर खत्म होगा तो उन सबको कंसोलिडेट करके हम कवर कर लेंगे। आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो ये डिस्कशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।